हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के क्लास 12 के रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 में वैद्युत रसायन हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रोड विभव, सेल विभव, विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने गए। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से। तो कह रहा है, हमने होमवर्क में दिया था क्वेश्चन एक कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस सेल का। हमने कहा था रासायनिक जब भी आ जाए वह क्या हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल यदि क्या होता है, क्या विद्युत ऊर्जा को तो पहले विद्युत आ रहा क्या करेंगे, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तो विद्युत अपघटनी, लेकिन कह रहा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में तो रासायनिक गैल्वेनिक विद्युत अपघटनी। रासायनिक निक मतलब गैल्वेनिक। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। करा मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो हमने पढ़ा था कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन द्वारा किए गए कार्य को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन द्वारा किए गए कार्य को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो हमने एक छोटा सा बीकर ले लिया, उसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड हमने डाल दिया। एक हमने क्या किया, जिंक की छड़ डाल दी। इलेक्ट्रोड के रूप में हमने क्या किया, एक जिंक की छड़ डाल दी। तो जिंक छड़, तो इसमें जिंक पर क्या होगा, धनावेश होगा, इस पर धनावेश होगा, और विलयन के बीच क्या होगा, या ऋणावेश होगा। यानी इसमें जिंक में क्या है, इसमें जिंक सल्फेट का विलयन है, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का विलयन है, उसके सल्फेट के विलयन में तो क्या होगा, इसमें दो आयन, इस पर धनावेश और इस पर ऋणावेश क्या होगा, स्थिर रहेंगे। जिंक पर क्या धनावेश हो जाएगा और सल्फेट, तो इनके बीच क्या होगा, धनावेश क्या करेगा, ऋणावेश पर कुछ कार्य करेगा। धनावेश क्या होगा, ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन द्वारा कार्य होगा। जो इलेक्ट्रॉन है ये धनावेश है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पर कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धनावेश पर क्या करेगा, कार्य करेगा। यानी द्विआयन परतों के बीच विभवांतर, इन दोनों के बीच क्या होगा, विभव में कुछ न कुछ अंतर होगा। तो वही क्या करेगा, ये द्विआयन परत है, मतलब क्या है, ये धनावेशित है और ये विलयन क्या है, ऋणावेशित है। तो दोनों क्या है, धनावेशित है, ऋणावेशित है, तो इसके उधर क्या होगा, कुछ तो कार्य होगा। धनावेश क्या करेगा, ऋणावेश को आकर्षित करेगा, तभी तो यह विलयन क्या होगा, संतुलित होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द्विआयन परतों के बीच विभवांतर को, द्विआयन परतों के बीच विभवांतर को विभव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या, एक धनावेशित है, एक ऋणावेशित है। तो यह क्या करेगा, धनावेशित क्या करेगा, ऋणावेशित पर कार्य करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होगा, कार्य होगा। धनावेशित क्या होगा, ऋणावेशित पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पर कार्य होगा। तो यही कार्य क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो हमारा ई नॉट इलेक्ट्रोड, यहाँ पर ई नॉट इलेक्ट्रोड को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रोड, जो ई नॉट इलेक्ट्रोड होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जो ई नॉट इलेक्ट्रोड होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ई नॉट एनोड, जिनका वोल्ट क्या होता है, कम होता है। वोल्ट क्या हो,
जिनका वोल्ट कम रहेगा वो क्या कहलाएंगे, एनोड कहलाएंगे। ए से एनोड मतलब ए से कम, और ई नॉट कैथोड। जिनका वोल्ट क्या होगा, अधिक होगा, वो क्या कहलाएंगे, हमारे कैथोड कहलाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के मानों को एक क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने से विद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त होती है। मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान को, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसको क्या करते हैं, मान को एक क्रम में हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो व्यवस्थित करने से विद्युत रासायनिक श्रेणी हमें प्राप्त होती है। तो लिख सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव के, इलेक्ट्रोड विभव के मानों को एक क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ता क्रम, एक क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम में व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करने से विद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त होती है। करने से विद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, प्राप्त होती है। तो हमने मान लिया, एक सीरीज हमने मान लेते हैं, एक हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी मान ली। माना ए बराबर दिया है, ए बराबर, ए का विभव है हमारा -1.12 वोल्ट, बी है हमारा -0.90 वोल्ट, हमने सी ले लिया -0.25 वोल्ट, फिर हमने ले लिया डी 0 वोल्ट, हमने ई ले लिया +0.42 वोल्ट, और एफ बराबर हमने ले लिया 0 +0.58 वोल्ट। तो हमने क्या किया, ए तो इसमें किसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक है, जो ऊपर वाले हैं, क्या है, जिनका वोल्ट क्या है, कम है, जिनका वोल्ट कम है उनकी क्या है, अधिक क्रियाशीलता है। क्रियाशीलता क्या, अधिक क्रियाशील, 0 से ऊपर वाले क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील, और इनकी अपचायक क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। अपचायक क्षमता क्या होती है, अधिक। और जो 0 से नीचे वाले होते हैं, उनका क्या होता है, आक्सीकारक क्षमता अधिक होती है। क्या होती है, आक्सीकारक क्षमता अधिक, आक्सीकारक क्षमता क्या होती है, अधिक। यह क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील। ये क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। तो हमने ई नॉट, हमने उदाहरण के लिए ले लिया ई नॉट जिंक, हमने ले लिया ई नॉट जिंक, और ले लिया ई नॉट कॉपर।
तो इसका वोल्ट हमारा जिंक का है -0.76 वोल्ट और हमारा कॉपर का है 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पर जब हमारा ये तो यहाँ पर इतना दिया है, तो यहाँ पर यदि हम क्या करेंगे, जिंक क्या करेगा, कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करेगा, कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना लेगा। सो 4 + Cu क्या करता है, जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता क्या है, अधिक है। जिसकी क्रियाशीलता अधिक होता है, कम क्रियाशील को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और उसके जगह पर हो जाता है। तो हम जानते हैं, इससे हम लिख सकते हैं नोट पॉइंट में कि अधिक क्रियाशील धातुएं यानी जिनका वोल्ट क्या होता है, कम होता है, वह कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक या लवण के विलयन से क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो आइए आगे जानते हैं। नोट में लिखेंगे कि अधिक क्रियाशील धातुएं अधिक क्रियाशील धातुएं अधिक क्रियाशील धातुएं अधिक क्रियाशील धातुएं जिनका क्या हो, कम वोल्ट है, कम वोल्ट, वह क्या करती हैं, कम क्रियाशील धातुओं यानी जिनका क्या अधिक वोल्ट है, अधिक वोल्ट को उनके यौगिक या लवण के विलयन से प्रतिस्थापित कर देती हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो हमारा ये कोई बर्तन है, ये हमारा क्या है, कोई बर्तन है, ये हमारा क्या है, बर्तन। तो ये हमारा जो वोल्ट है वो क्या है, 0.80 वोल्ट और हमारा बी है -0.46 वोल्ट। तो क्वेश्चन है कि क्या ये धातु बी को उसके लवण के विलयन से, ये धातु बी को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकता है, तो उत्तर होगा हमारा क्या, नहीं। ये धातु क्या करेगा, बी को विस्थापित कर सकता है, ए का वोल्ट अधिक है तो बी को विस्थापित नहीं कर सकता। क्या करेगा, बी ए को विस्थापित कर सकता है लेकिन ए बी को विस्थापित नहीं कर सकता। तो उत्तर हल हो जाएगा इसका नहीं, क्योंकि ए क्या है, कम क्रियाशील है, ए कम क्रियाशील है, ये क्या है, कम क्रियाशील धातु है, ये कम क्रियाशील क्या है, धातु है। तो अब
बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कह रहा है क्या जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन को रखा जा सकता है। क्या हम क्या कर रहे हैं, एक जिंक की बर्तन है, ये हमारी क्या है, ये हमने ले ली क्या, जिंक की बर्तन। ये हमारी कह रहा है जिंक की बर्तन है, क्या इसमें हम कॉपर सल्फेट विलयन को रख सकते हैं। क्या हम इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन को रख सकते हैं। क्या हम इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन को रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, कह रहा है क्वेश्चन में क्या जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन को रख सकते हैं। तो हमारा जिंक, जो हमारा जिंक है, जिंक का जो हमारा E0 होता है -0.76 वोल्ट होता है, और जो हमारा कॉपर का वोल्ट होता है 0.34 वोल्ट होता है। तो हमारा जिंक कह रहा है जिंक को क्या कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में रख सकते। जिंक में क्या कहते हैं, क्या कॉपर सल्फेट को रख सकते हैं। क्योंकि जिंक क्या करेगा, सल्फेट से क्रिया कर लेगा और कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। क्योंकि क्या है, जिंक अधिक क्रियाशील है, जिंक क्या अधिक क्रियाशील है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए हम नहीं रख सकते। यदि हम कहता क्या कर सकते हैं, क्या हम कॉपर के बर्तन में जिंक सल्फेट को विलयन को रख सकते हैं, तो कहते हाँ, लेकिन कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन में नहीं रख सकते। तो क्या करेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, जो इसमें रखेंगे क्या करेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर अलग कर देगा। तो लिख सकते हैं उत्तर नहीं, जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, नहीं, जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, कॉपर से अधिक है। जिंक की क्रियाशीलता क्या है, कॉपर से अधिक है। तो जिंक की क्रियाशीलता क्या है, कॉपर से अधिक है। तो बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन कर रहा है ए बी सी के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान क्रमशः 0.34 -0.74 व 0.81 वोल्ट हैं। तो निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित के क्या करना है, आपको उत्तर देना है। किसकी अपचायक क्षमता सबसे सर्वाधिक होगी। तो हमारा ए का वोल्ट है और ये हमारा बी का वोल्ट है और ये हमारा सी का वोल्ट है। तो जिसकी क्या होती है, जिसकी वोल्ट क्या होता है, कम होता है और उसकी अपचायक क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो जिसका वोल्ट कम है उसकी अपचायक क्षमता क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो जिसका वोल्ट सबसे कम है, तो सबसे वोल्ट कम किसका है, इसका है, माइनस में है ना, तो हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा उत्तर बी -0.74 वोल्ट। कर क्या ए बी को उसके विलयन में से विस्थापित कर सकता है, क्या ये क्या करेगा, बी को विस्थापित कर सकता है, नहीं, उत्तर होगा नहीं। तो उत्तर होगा क्या, नहीं, क्योंकि क्या है, बी अधिक क्रियाशील है, उत्तर नहीं। क्यों नहीं, तो लिखेंगे इसका कारण, ए बी को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं कर सकता, क्योंकि कर सकता है, क्योंकि ए कम क्रियाशील धातु है, ए कम क्रियाशील धातु है।
एक कम क्रियाशील धातु है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला हमारा कह रहा है मानक सेल विभव। तो हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव जाना और मानक सेल विभव भी वही है, सीधा प्रोसेस, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मानक सेल विभव इसको प्रदर्शित करते हैं E0 सेल से, इसे हम E0 सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो मानक सेल विभव को भी हम E0 सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी सेल में इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा ताप पर किसी सेल में इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य मानक सेल विभव कहलाता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? मानक सेल विभव कहलाता है। या हमारा होता है मानक सेल विभव बराबर मानक सेल विभव यानी E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड का वोल्ट क्या होता है? वोल्ट ज़्यादा, और एनोड का क्या होता है? वोल्ट कम। कैथोड का वोल्ट ज़्यादा और एनोड का वोल्ट क्या होता है? कम होता है। तो मानक सेल विभव हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि मानक सेल विभव E0 सेल का मान क्या होगा? क्वेश्चन, मानक सेल विभव जिसे कहेंगे E0 सेल का मान क्या होगा? यदि दिया है E0 जिंक दे दिया -0.76 और E0 कॉपर दे दिया +0.34। तो हमारा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एकदम सिंपल सा है। E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो हमारा फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो हमें क्या करना है? E0 कैथोड में से क्या करना है? हमें E0 एनोड घटाना है। तो E0 कैथोड मतलब कैथोड हमारा क्या होगा? जिसका वोल्ट क्या होगा? ज़्यादा, यानी वोल्ट जिसका ज़्यादा है वह क्या है? कैथोड है। तो वोल्ट ज़्यादा है कैथोड, तो वोल्ट ज़्यादा है +0.34 माइनस वोल्ट जिसका कम है वह क्या है? एनोड 2.34 + 0.76 यानी हो गया हमारा 110 यानी 1.10 वोल्ट। ये हमारा क्या होगा? E0 सेल। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा और 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था।
फिर बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि ई नॉट सेल का मान ज्ञात करो। ई नॉट सेल का मान ज्ञात करो। ई ए नॉट बराबर दिया है -0.72 वोल्ट और ई बी नॉट दिया है -0.95 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा जो कम वाला है वह क्या है, हमारा कैथोड है। जिसका वोल्ट क्या है, जिसका वोल्ट क्या है, कम है, वह क्या है, कैथोड है। और जिसका वोल्ट अधिक है वह क्या है, हमारा एनोड है। तो हमारा क्या होगा, एनोड हो गया और ऊपर वाला हमारा कैथोड हो गया। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कैथोड। हमने किसको माना, कैथोड, जिसका वोल्ट ज़्यादा वोल्ट वाला कैथोड, ज़्यादा वोल्ट वाला कैथोड। तो इसका वोल्ट ज़्यादा तो क्या हो गया, कैथोड। सी मतलब कैथोड, सी जिसका वोल्ट क्या होगा, कम होगा, वो एनोड होगा। तो ये संख्या में है, लेकिन माइनस में क्या होगा, माइनस जो कम होता है वह बड़ा माना जाता है। तो हमने इसको ध्यान नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ई नॉट सेल बराबर निकालेंगे तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड। तो हमारा कैथोड का मान कितना है, -0.72 और एनोड का मान -0.95। तो यहाँ पर हमारा आ गया -0.72 प्लस 0.95। 5 में 2 जाएगा, बच जाएगा 3 और 9 में 7 जाएगा, बच जाएगा 2। 5 में 2 जाएगा, बचेगा कितना, 3। तो 5 72 23 क्या हो गया, 95 और पॉइंट लग गया 0.23 वोल्ट प्लस में। ये हमारा क्या होगा, ई नॉट सेल। ये हमारा क्या है, आंसर निकल के आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। इम्पोर्टेंट जो हमारा है सेल विभव, तो बहुत ही बेहतरीन सेल विभव, यानी इसे हम कहते हैं ई सेल। इसे हम ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। और सेल विभव को ये हम क्या कहते हैं, ई एम एफ। सेल विभव को ही ई एम एफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। तो हमारा ई सेल बराबर होता है क्या, ई नॉट सेल माइनस एक्स। ये हमारा क्या है, ई एम एफ। तो हम इससे एक निर्णय समीकरण होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा विद्युत वाहक बल का मान निकाल लिया। अब निर्णय समीकरण, एक समीकरण होता है निर्नष्ट समीकरण, निर्नष्ट समीकरण। तो निर्नष्ट समीकरण क्या होता है, तो निर्नष्ट समीकरण से हम क्या करेंगे, सेल विभव का मान ज्ञात करते हैं। तो किसी सेल के, तो लिख सकते हैं किसी सेल के ई एम एफ
यानी विद्युत वाहक बल यानी सेल विभव। किसी सेल के सेल विभव, मानक सेल विभव, किसी सेल का सेल विभव, किसी सेल के सेल विभव, मानक सेल विभव, मानक सेल विभव, मानक सेल विभव यानी ई नॉट सेल, ई नॉट सेल के बीच सटीक संबंध के लिए, बीच सटीक संबंध के लिए, सटीक संबंध के लिए, संबंध के लिए निर्नष्ट समीकरण का प्रयोग किया जाता है। निर्नष्ट समीकरण का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तो निर्नष्ट समीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं निर्नष्ट समीकरण होता क्या है। तो उसको लिखेंगे, उसके बाद डिटेल के साथ हम इस समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं निर्नष्ट समीकरण है क्या। निर्नष्ट समीकरण, निर्नष्ट समीकरण है क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला। तो यहाँ पर निर्नष्ट समीकरण होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपान n इंटू लाग एनोड बटे कैथोड, एनोड बटे कैथोड। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं, तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। आपको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं, आपके सिलेबस में बस इतना ही है, इसके समीकरण के बारे में पढ़ना और इस पर क्वेश्चन हल करना। तो ये हमारा क्या है, ई नॉट सेल, ये सेल विभव है, यानी जिसे कहेंगे हम EMF। और हमारा ई नॉट सेल क्या है, ये मानक सेल विभव है। ये क्या है हमारा मानक सेल विभव। और ये हमारा n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये हमारा ये क्या है, सांद्रता। तो हर चीज आपको क्लियर हो गया, कौन सी चीजें क्या है। तो आइए आपके लिए एक होमवर्क देते हैं, और आज के लिए बस इतना ही। तो ये होमवर्क है, यदि एनोड व कैथोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव के मान क्रमशः इतना तथा इतना वोल्ट, तो मानक सेल विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो मानक सेल विभव यानी ई नॉट सेल का मान पूछ रहा है, तो आपको इसका मान निकालना है। ये आपके लिए HW है। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सेशन पसंद आया हो, सेशन को लास्ट तक देखा था, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सेशन को लास्ट तक देख रहे हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में टॉप जरूर करना चाहेंगे। तो ऐसे ही शानदार सेशन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।